यहां पर हम एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करेंगे। अब एचटीएमएल की फाइल क्रिएट नहीं कर रहे, और जावास्क्रिप्ट को हमें रन करना होगा किससे? नोड जेएस की हेल्प से। कैसे? तो यहां पर मैंने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई, इसका नाम लिखा demo.js। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नोड जेएस को डाउनलोड करना है। यहां लिख देंगे नोड जेएस .org से, और इसका एलटीएस वर्जन डाउनलोड कर लो। इसको इंस्टॉल कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं इसको? अभी तक हम जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए एचटीएमएल की हेल्प ले रहे थे। एचटीएमएल के पेज पर जाकर वो डिस्प्ले हो रहा था रिजल्ट हमारा कंसोल में। लेकिन अब हमारा काम क्या रहेगा? अब हमारा काम रहेगा कि भाई हमारा जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है उसे नोड जेएस की हेल्प से रन करना है। जब ये डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, और कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है node-v। हमें चेक करना है हमारा नोड इंस्टॉल हुआ तो उसका वर्जन बताओ। और npm-v, npm का नाम है नोड पैकेज मैनेजर। ये नोड के साथ ही आता है। जब आप नोड इंस्टॉल करेंगे तो ये npm का सेटअप अपने आप खुद से हो जाता है, आपको इसको इंस्टॉल अलग से नहीं करना पड़ता, ये नोड के साथ ही आता है। इसके बाद क्या करना होगा? जब इन दोनों का वर्जन आ जाएगा तो आपको एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, और यहां पर टर्मिनल ओपन करना है। ये टर्मिनल, एक न्यू टर्मिनल लीजिए, और अब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा इस टर्मिनल पर, यहां पर आएगा। और इस टर्मिनल में कभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट काम नहीं करेगा, कंसोल डॉट लॉग काम करेगा। मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहां लिख दिया हेलो। अब अगर मुझे इस फाइल को रन करना है तो कैसे रन करूंगा? यहां लिखना पड़ेगा टर्मिनल में नोड स्पेस, आपकी फाइल का नाम क्या है? demo.js। फाइल को सेव करना पड़ेगा, और नोड demo.js, तो यहां पर आपका रिजल्ट आता रहेगा। ये टर्मिनल और हमारे ब्राउजर का जो टर्मिनल होता है, जो ये इंस्पेक्ट करने के बाद जो हम कंसोल में जाते हैं, ये दोनों सिमिलर होते हैं। ये वाला कंसोल हमारे ब्राउजर का है, और ये वाला हमारा किसका है? हमारे वीएस कोड का टर्मिनल है। तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा वही सेम रिजल्ट आपके ब्राउजर के कंसोल में आएगा, एक ही चीज है। तो आपको अब हमें जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए नोड ही यूज करना है। बेसिक चीजों को हम यहीं पर रन करेंगे, सारी चीजों को। ठीक है जी, एक बार चेक करो। मैंने यहां पर दो वेरिएबल लिए, वेर ए इज इक्वल टू 10, और एक वेरिएबल लिया वेर बी इज इक्वल टू 20। मुझे इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को स्वैप कराना है यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। स्वैप का मतलब ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाए। तो पहला प्रोग्राम बनाते हैं थर्ड वेरिएबल का। मैंने एक थर्ड वेरिएबल लिया सी, और सी के अंदर मैंने ए की वैल्यू को स्टोर करा दिया। ए के अंदर मैंने बी की वैल्यू को स्टोर करा दिया, और बी के अंदर मैंने सी की वैल्यू को स्टोर करा दिया। और कंसोल डॉट लॉग करता हूं, मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू मेरी कहां पे आ गई? ए में। और मैं लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू मेरी कहां गई? बी वाले वेरिएबल में। तो ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज होकर आ रही होंगी। ए इज इक्वल टू 20 और बी इज इक्वल टू 10, वैल्यू स्वैप हो गई। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना। मैंने इसको कमेंट किया, और मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। अब मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया, मतलब बी की वैल्यू ले ली, और बी मैंने क्या कर दिया? ए प्लस बी। तो यहां पर मेरी वैल्यू कितनी आ चुकी होगी? 30।
अब बी की वैल्यू 20 नहीं है, अब बी की वैल्यू 30 बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इस बी में से माइनस करना ए की वैल्यू। मतलब क्या होगा, 30 - 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, और 20 हमें किस में साइन करनी है, तो ये ए की वैल्यू बन गई। ए की वैल्यू 20 बन चुकी है, बी की वैल्यू 30 है। और मुझे बी की वैल्यू और निकालनी होगी, बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पर बी की वैल्यू कितनी है, 30 है ये वाली। 30 माइनस, अब ए की वैल्यू कितनी बन चुकी है, ए की वैल्यू आपकी बन चुकी है 20, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। अब ए इज इक्वल टू हमारा 20 बन चुका है, और बी इज इक्वल टू हमारा 10 बन चुका है। दोनों दोनों को प्रिंट कराएंगे तो ये हमारी वैल्यू स्वैप भी हो चुकी होगी विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला कि जब आप एक वेरिएबल को बार बार असाइन करते हैं तो जो लास्ट वैल्यू होती है वही वैल्यू प्रिंट होती है, क्योंकि इसका जो प्रोग्राम है वो पूरा एक साथ रन नहीं होता, वो लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है। पहले इसने बी की वैल्यू को 20 रीड किया था, फिर बी की वैल्यू को 30 रीड किया, फिर बी की वैल्यू को 10 रीड किया। ये तो कर रहा है, तो लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये हमने एक प्रोग्राम बना दिया सिंपल सा। यहाँ पे दो वेरिएबल थे, इन वेरिएबल की वैल्यू को हमने स्वैप करा दिया है। एक में हमने थर्ड वेरिएबल का यूज किया, एक में हमने विदाउट थर्ड वेरिएबल का यूज किया है। यहाँ पर मुझे दो इमेजेस की नीड पड़ेगी। आप यहाँ पे दो इमेजेस को लीजिए, मैंने अपने फोल्डर में दो इमेज डाल दी, और इन दोनों इमेजों को पेस्ट कर दें आप अपने फोल्डर में यहां पर। और हमने क्या किया, ये फाइल हमारी लिंक हो रखी है यहां पर, और यहां पर demo.js के अंदर मैंने दो वेरिएबल बनाए, वेर, और इसका नाम लिखा image1। और इस वेरिएबल में एक इमेज को स्टोर करा दो। पहली वाली इमेज का नाम क्या है, pic4.jpg। एक वेरिएबल में हमने इमेज स्टोर करा दी। एक वेरिएबल लिया हमने प्राइस का, प्राइस इज इक्वल टू, मैंने कर दिया, ये इमेज है मेरी, डेमो इमेज कर दी मैंने, या इमेज का प्राइस करना था, हमें प्राइस करना है, इसका एक स्ट्रिंग वैल्यू देनी होगी। मतलब मैंने कर दिया 56,000, और एक इसका नाम वेरिएबल लिया टी नेम, और इसमें मैंने कर दिया डेमो इमेज। मेरे ये तीन वेरिएबल हैं जी, ठीक है। अब इन तीनों को मुझे ब्राउजर पे लेके जाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मुझे सबसे पहले एक डिव चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, HTML का कोई भी टैग अगर आपको जावास्क्रिप्ट में यूज करना है तो वो डबल कोट्स में यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे एक डिव टैग ओपन किया, और इसके बाद मैंने यहाँ पर डिव टैग को क्लोज भी किया, डबल कोट्स में ही क्लोज होगा। और अब मुझे यहाँ पर इस डिव के अंदर सबसे पहले एक इमेज लगानी है। इमेज लगाने के लिए यहाँ पर एक IMG टैग ओपन करना पड़ेगा, और IMG टैग को ये क्लोज भी कर दिया, क्योंकि डबल कोट्स में ही क्लोज होगा मेरा। थोड़ा सा समझना ध्यान से। और अब मुझे सोर्स के अंदर SRC, सोर्स में जिस वेरिएबल में मेरी वैल्यू वो पास करनी पड़ेगी। तो वेरिएबल को मर्ज करने के लिए प्लस, और वेरिएबल का नाम क्या है, image1। और लास्ट में मर्ज करने के लिए प्लस का यूज करना पड़ेगा मुझे, इसको भी नहीं करना पड़ेगा कॉन्कैट करने के लिए। अब पहले चेक करते हैं क्या हमारी इमेज लोड हुई, इतना चेक करते हैं सबसे पहले। अब इस इमेज की जो डिफॉल्ट हाइट विड्थ होगी वो डिस्प्ले हो रही होगी। अब हमारी फाइल रन हो रखी है पहले से, इमेज लोड हो गई। अब मुझे क्या करना है, इसका एक टाइटल देना है S2 हेडिंग में। तो इस इमेज के बाद में मुझे एक S2 टैग ओपन करना पड़ेगा, यहां पर नहीं करना पड़ेगा, डबल कोट्स में ही। डबल कोट्स को क्लोज किया, फिर ये डबल कोट्स क्लोज किया, और यहां पर S2 टैग को क्लोज किया। तो इसके बीच में मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए प्लस,
क्या नाम है, पी नेम, ये प्लस करना पड़ेगा। तो यहां पर मेरा नाम आ रहा होगा डेमो इमेज, इसके नीचे आ रहा होगा एक हेडिंग में, आ रहा है जी। तो अब मुझे प्राइस चाहिए एक पैराग्राफ में, तो मुझे इसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ ओपन करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, डबल कोट्स क्लोज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डबल कोट्स, और इस पैराग्राफ को क्लोज भी करना पड़ेगा। अब इसके बीच में आपको वेरिएबल की वैल्यू चाहिए प्लस, क्या नाम है, प्राइस प्लस। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका प्राइस भी आ चुका होगा। तो अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डबल कोट्स में अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो ये कंटेंट जो लिखेंगे ये एक ही लाइन में लिख सकते हैं, लाइन ब्रेक नहीं हो सकती यहां, और यही फॉर्मेट रहेगा। तो यहां पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा नहीं होता जा रहा कोड हमारा, कहां पर डबल कोट्स यूज करना है, कहां पर हमें टैग देने हैं, क्या देने हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए जावास्क्रिप्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देता है जिसका नाम है टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट। टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी, कि यहां पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर आपको डबल कोट्स यूज नहीं करना, इसके अंदर आपको बैकटिक का यूज करना है। बैकटिक कौन सा होता है, जो टैब से ऊपर वाली जो की होती है इसी को बैकटिक कहा गया है। और ये क्या है हमारा टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। अब जब बैकटिक यूज किया तो यहां पर आप एचटीएमएल के टैगों को डायरेक्ट डालिए। सबसे पहले मुझे इमेज चाहिए, डिव चाहिए, मैंने डिव टैग ओपन, डिव टैग क्लोज किया, डिव टैग ओपन हो गया, क्लोज हो गया। बस इस टेम्पलेट लिटरल के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब आप वेरिएबल की वैल्यू उठाएंगे तो वेरिएबल की वैल्यू आती है डॉलर, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, वेरिएबल का नाम। कैसे, अब मुझे इमेज चाहिए, इमेज लाने के लिए आई एम जी एस आर सी वैल्यू आएगी डॉलर, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और वेरिएबल का नाम क्या है, इमेज वन, और ये आपकी इमेज क्लोज हो गई। इसके बाद मुझे एक H1 हेडिंग चाहिए, यहां लिखा प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू, कैसे उठेगा, डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, की का नाम क्या है, पी नेम, ये मेरा H1 भी क्लोज हो गया। उसके बाद पैराग्राफ चाहिए, प्राइस इज इक्वल टू डॉलर कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, क्या नाम है, प्राइस, और यहां पर ये पैराग्राफ क्लोज। रन करेंगे, वही रिजल्ट आ रहा होगा जो पहले आ। तो ये लिखना इजी है और ये लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, लाइन ब्रेक नहीं हो सकती। और इसके अंदर आप लाइन ब्रेक कीजिएगा, एसक्यूएल के टैगों को यूज कीजिए। बस इसमें ध्यान रखना है, जब आप वेरिएबल की वैल्यू को लाएंगे तो हमेशा डॉलर और कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर ही वेरिएबल को पास करना होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं टेम्पलेट लिटरल का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, तो इसकी हमें नीड पड़ेगी, इसलिए ये मैं बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे ऑपरेटर, और ऑपरेटर में सबसे पहले ऑपरेटर आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमें क्या करना होगा, प्लस करना है सपोज कीजिएगा, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मॉडुलस और एक्सपोनेंट। ठीक है, कैसे करना है आइए देखते हैं एक एग्जांपल सबका। वेयर ए इज इक्वल टू 10, वेयर बी इज इक्वल टू 30, दो वेरिएबल है मेरे। कंसोल डॉट लॉग, मैंने कहा ए प्लस बी, दोनों की वैल्यू प्लस हो जाए। कंसोल डॉट लॉग बी माइनस ए, कंसोल डॉट लॉग ए मल्टीप्लाई बी, कंसोल डॉट लॉग मैंने कहा बी डिवाइड बाई ए। तीनों वैल्यू मेरी कैलकुलेट होकर आ रही होंगी सारी की सारी यहां पर। अब मैं यहां पर ये तो डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब मैं अगर यहां पे वेरिएबल लेता हूं, कैसे वेरिएबल लेता हूं, वेर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, कंसोल डॉट लॉग सी, फिर मैंने सी को लिया सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, कंसोल डॉट लॉग सी, फिर मैं सी को लेता हूं सी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए, कंसोल डॉट लॉग सी। वेरिएबल मेरा एक ही है,
यहाँ पर जो दोनों की वैल्यू को प्लस करके डिस्प्ले करा रहा है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करा रहा है, यहाँ पर दोनों की वैल्यू में डिवाइड करके डिस्प्ले करा रहा है। वेरिएबल सेम है। आ रहा है। अब यहाँ पे बात आती है मॉडुलस और एक्सपोनेंट की। कंसोल डॉट लॉग, जो 30 है, 30 किसमें, बी में, मॉडुलस 7, इसका मतलब है 30 में जब 7 से डिवाइड देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताएं? 2 बचेगा। 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर बचा। कंसोल डॉट लॉग ए एक्सपोनेंट 4, इसका मतलब ये हुआ 10 की पावर 4, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना आएगा? जो भी है। आ रहा है। तो ये हमेशा हमारा क्या निकालेगा? पावर। ये हमारा रिमाइंडर, और ये बाकी डिवाइड मल्टीप्लाई तो है ही सारे के सारे। इसी को कहा गया है अर्थमेटिक ऑपरेटर। मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? ईयर। एक वेरिएबल लिया मैंने वाई का, और ईयर कब निकलेंगे? मुझे डेज में डिवाइड देना पड़ेगा 365 का। कंसोल डॉट लॉग वाई, अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां पर जो रिजल्ट आ रहा होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो मुझे समथिंग वाला नहीं चाहिए, 2 चाहिए। भाई समथिंग वाला नहीं चाहिए, 2 चाहिए। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या हुआ? जो यहां पर वैल्यू आ रही है फ्लोट में, मुझे फ्लोट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पार्स इंट। इस पार्स इंट का काम क्या है? टाइप कास्टिंग करना। अब यहां से डिवाइड देने के बाद जो वैल्यू आ रही होगी वो इंटीजर ही आएगी। अब यहां पे 2 आ रहा होगा, चेक करें, 2 आ गया। अब 2 ईयर बनने के बाद कितने डे बचे, अब ये भी निकालना पड़ेगा। अब रिमाइंडर डेज, तो डेज इज इक्वल टू जो भी डेज है इसका मॉडुलस 365। रिमाइंडर डेज निकालने पड़ेंगे। तो यहां पर चेक करो डेज में कितना आया। यहां पर डेज में आ रहा होगा 231। अब 231 में ईयर नहीं बन सकती, मंथ बन सकते हैं। अब मंथ लगा लो, वेर एम इज इक्वल टू डेज डिवाइड बाई 30। और इसको एम को चेक कीजिएगा क्या आ रहा है। यहां पर भी पॉइंट में समथिंग आ रहा होगा 7.7, तो पॉइंट नहीं चाहिए, टाइप कास्टिंग अगेन करनी पड़ेगी यहां पर। तो यहां पे क्या करना है? पार्स इंट, और यहां पे डैश। अब एम में आ रहा होगा 7, 7 आ गया। अब फिर रिमाइंडर डैश, मंथ बनने के बाद कितने डेज बचे, तो ये लिखेंगे डैश मॉडुलस 30। अब यहां पर डेज चेक कीजिएगा, यहां पर डेज आ रहे होंगे 21, और 21 डेज में मंथ नहीं बन सकता, वीक बन सकता है। तो यहां वीक बनाइए, वेर डब्ल्यू इज इक्वल टू वही डेज डिवाइड बाई 7। और यहाँ पर 20 एक और बढ़ा दो, एक दिन और बढ़ा दो, जो पूरा पूरा चला जाएगा नहीं तो। अब यहाँ डब्ल्यू को प्रिंट कराऊंगा मैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा 3 पॉइंट समथिंग। पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग। और टाइप कास्टिंग के लिए पार्ट्स इंट। अब यहाँ पर डब्ल्यू में आ रहा होगा केवल और केवल 3। अब वीक बनने के बाद डे कितने बचे, रिमाइंडर डेज निकालने पड़ेंगे। डेज इज इक्वल टू डेज मॉडुलस 7। अब यहाँ पर डेज को प्रिंट कराओ, कितना आ रहा होगा 1। अब सबको प्रिंट करा दो जी, डबल कोट्स, ईयर इज इक्वल टू, किसमें ईयर है, प्लस मंथ इज इक्वल टू, मंथ किसमें है, प्लस वीक इज इक्वल टू, वीक किसमें है, डब्लू, फिर प्लस डेज
इज इक्वल टू डेज किस में है, डेज में, चेक कर लो जी। 2 ईयर 7 मंथ 3 वीक 1 डे। अब अपना इनपुट चेंज करते रहो, सबके लिए वैलिड होगा, बस इनपुट चेंज करना है। मुझे करना है जी 1563 में कितने ईयर बनी, कितने मंथ बने, कितने वीक बने, बताओ जी। बता रहा है 4 ईयर 3 वीक 3 मंथ 1 वीक और 6 डेज। इनपुट चेंज करना, सबके लिए वैलिड है आपका। तो इस तरीके से ये बनाना होगा, लिख लें। यहां पर हमारा एक और ऑपरेटर आता है जिसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट से मतलब है हमें बार बार वैल्यू को असाइन करना। तो इसके कौन कौन से सिंबल इसमें आएंगे हमारे, प्लस इक्वल टू, बस जो अर्थमेटिक होता है उसमें इक्वल लग जाता है, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, एक्सपोनेंट इक्वल टू और इक्वल टू। इसको क्या कहेंगे, यहां पर इक्वल का जो साइन है ये वैल्यू को बार बार असाइन करेगा। कैसे, आइए देखते हैं। एक वेरिएबल ए इज इक्वल टू हमने 10 ही ले लिया, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस इक्वल टू 50। तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू में 50 ऐड करेगा, कितनी वैल्यू बन जाएगी 60। रन कीजिए। अब ए की वैल्यू 60 बन चुकी है, कंसोल डॉट लॉग ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 5। अब ये जो मल्टीप्लाई करेगा वो 10 में ना करके ये 60 में करेगा। 60 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 300, क्योंकि ए की वैल्यू यहां पे असाइन कितनी हो चुकी है 60। चेक करें, अब ए की वैल्यू कितनी बन चुकी है 300। अब ए की वैल्यू 10 नहीं है, असाइन कर दी इक्वल ने, कंसोल डॉट लॉग ए माइनस इक्वल टू 100। तो ये क्या करेगा 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200। अब मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए मॉडुलस इक्वल टू 13। रिमाइंडर कितना बचेगा, जो भी बचे 5। अब ए की वैल्यू 5 असाइन हो चुकी है। अब कंसोल डॉट लॉग ए इज इक्वल टू 45। अब हमारी ए की वैल्यू 5 नहीं, अब ए की वैल्यू क्या साइन हो गई 45। इसी को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां पर इक्वल का जो साइन है वो बार बार वैल्यू को असाइन कर रहा है, इसलिए इसका नाम असाइनमेंट ऑपरेटर है। लिख लें जी। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे जो होते हैं, इंक्रीमेंट से मतलब एक वैल्यू को बढ़ाना और डिक्रीमेंट से मतलब एक वैल्यू को कम करना। तो यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा पोस्ट और एक होता है हमारा प्री। पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब है जब किसी वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस या माइनस माइनस आता है, तो ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है और ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट है। और अगर आपका वेरिएबल से पहले प्लस प्लस या माइनस माइनस आता है तो ये हमारा प्री इंक्रीमेंट है और ये हमारा प्री। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां लिखेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले फर्स्ट देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये क्या करेगा, जो वैल्यू आपने असाइन कर रखी है और जहां पर आपने पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा रखा है पहले, वो उसी वैल्यू को डिस्प्ले कराएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में जाकर वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है। प्री वाले में क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट फर्स्ट देन डिस्प्ले। जो वैल्यू आपने असाइन कर रखी है, जिस पर आपने प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट लगा रखा है,
तो पहले वो उस वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, देन उसके बाद वो डिस्प्ले करता है। यही अंतर होता है पोस्ट में और प्री में। कैसे, देखिएगा, मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया, वेर ए इज इक्वल टू 10, वेर बी इज इक्वल टू 20। दो वेरिएबल है मेरे। कंसोल डॉट लॉग मैंने कहा ए प्लस प्लस, मेरा कौन सा इंक्रीमेंट हो गया, पोस्ट। और पोस्ट का काम क्या का था, पहले उसी वैल्यू को डिस्प्ले कराना जो वैल्यू है। अभी यहां पर 10 ही आ रहा होगा। तो अगर मैं अब चेक करूं कंसोल डॉट लॉग में ए की वैल्यू कितनी है, अब इसने नेक्स्ट स्टेप में जाकर उसको इंक्रीमेंट किया होगा 11। इसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग बी माइनस माइनस, पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया, उसी वैल्यू को उठाएगा, वैल्यू 20 है, और नेक्स्ट स्टेप में जाकर ये डिक्रीमेंट करेगा कंसोल डॉट लॉग बी। यहाँ पे बी की वैल्यू को चेक करेंगे, इसने 19 बना दिया होगा। ये मेरा कौन सा हो गया। अगर मैं प्री वाले की बात करूं, कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस ए, तो ये क्या करेगा, 10 को पहले 11 बनाएगा, देन उसके बाद यहां डिस्प्ले करेगा, एक ही लाइन में इंक्रीमेंट होगा। और सेम इसमें भी वही कंसोल डॉट लॉग माइनस माइनस बी, तो ये 20 को क्या करेगा, पहले 19, देन उसके बाद डिस्प्ले करेगा। तो अगर मैं यहां पर चेक करूं कंसोल डॉट लॉग में ए की वैल्यू कितनी है, और कंसोल डॉट लॉग में बी की वैल्यू चेक करूं, तो जो 11 थी वही यहां डिस्प्ले हो रही होगी, जो 19 थी वही यहां पर डिस्प्ले हो रही होगी। तो ये हमारा, इसी को कहा गया है कि ये हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन